मदन एक गरीब किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती करके गुजारा करता था। इस बार उसे पूरा यकीन था कि वो अपनी खेती से अच्छे पैसे जोड़ लेगा, पर गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई इसलिए उसकी फसल खराब हो गई। जमींदार साहब, ये आपके कर्जे के सारे पैसे, आप गिन लो। अरे ठीक ही होंगे, और अगर कम भी हुए तो शहर आ जाऊंगा तेरे से सारे पैसे लेने के लिए। सूखे के कारण मदन को फसल में घाटा हुआ था। इस कारण उसे अपना घर और जमीन बेचकर जमींदार से उठाया कर्ज चुकाना पड़ा। अब उसके पास यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ शहर जाने की तैयारी करने लगा। कमला, सारा सामान बांध ले, अब हमारे पास यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं है। शहर में कारखाने में नौकरी मिल जाएगी, ज्यादा नहीं तो कुछ तो महीनों के पैसे आ ही जाएंगे। सामान क्या ही है, सब तो बिक गया। बस थोड़े बहुत पहनने के कपड़े हैं, वो मैंने इस थैले में भर लिए हैं। सुमन, राजू, तुम दोनों भी इस थैले में अपने कपड़े डाल लो। बापू, इस घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। अभी ये घर जमींदार साहब के नाम हो जाएगा, अब इस घर में वही रहेंगे ना बापू? दीदी, वो बोल रहे थे वो इस घर को तोड़वा कर यहाँ नई फैक्ट्री लगाएंगे, हमारा पूरा घर टूट जाएगा। चलो बच्चों, देर हो रही है, बस छूट जाएगी। मदन परिवार को लेकर शहर की बस में बैठ गया। सबकी आंखों में आंसू थे। मदन अपने दोस्त रतन के घर पहुंचा। रतन ने उसे काम भी दिलवा दिया, पर चिंता के कारण मदन की तबीयत अचानक खराब हो गई। मदन को रतन के घर रहते कुछ दिन हो गए थे। अब रतन की पत्नी उसे सुनाने लगी, देखो, मैंने तुम्हें कहा था 1 या 2 दिन से ज्यादा ये लोग यहाँ नहीं रुकने चाहिए, पर इन्हें यहाँ रुके पूरे 6 दिन हो गए हैं। ये तो तुम्हारे साथ काम करने के लिए आया था और इसने आते ही खटिया पकड़ ली। अब हमने थोड़ी ठेका लिया हुआ है जो इसका इलाज करवाएंगे। इसे बोलो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ से जाए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब मालती, धीरे बोलो, मदन की पत्नी रसोई में ही है, वो हमारी बातें सुन लेगी। अरे सुनती है तो सुन ले, मैं नहीं डरती। मदन की पत्नी सब कुछ सुन चुकी थी। वो रतन के पास गई और बोली, भैया, बस 1-2 दिन और मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है इनकी यहाँ आते से ही तबीयत खराब हो गई। इन्होंने चिंता को दिल से लगा लिया। डॉक्टर ने आपके सामने ही कहा कि इनका दिल कमजोर है, चिंता से इन्हें कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि इन्हें कोई चिंता घेरे। मैं आज ही किसी काम की तलाश में चली जाऊंगी। जैसे ही मुझे काम मिलेगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बस 1-2 दिन भाभी और हमें यहाँ रुकने दो। रतन की पत्नी उस समय चुप हो गई, पर अब चिंता का कारण था कमला को काम ढूंढना, क्योंकि रतन भी इससे ज्यादा मदद और नहीं कर सकता था। कमला को जल्द से जल्द काम ढूंढकर यहाँ से जाना था। सुमन, राजू, तुम दोनों अपने बापू का ख्याल रखना, और सुमन बिटिया, अगर मालती चाची किसी काम को करने के लिए कहे तो तू कर देना। मैं शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है माँ, चाची मुझे कपड़े धोने के लिए बुला रही थी, मैं वहीं जा रही हूँ। राजू, तू बापू के पास बैठ जा। कमला काम की तलाश में निकल जाती है। चलते चलते वो काफी दूर बाजार में निकल आई। उसे रास्तों का इतना पता नहीं था। कमला काफी थक गई थी। वो सड़क के किनारे बैठ गई। कमला को प्यास भी लगी थी, पर आसपास कोई नल नहीं था। तभी उसकी नजर एक होटल पर गई। थोड़ी हिम्मत करके वो उस होटल के पास गई। भैया, थोड़ा पानी पीने को मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। श्याम, इन्हें एक गिलास में पानी दे दे। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अब भैया, मैं इस शहर में नई हूँ, काम की तलाश में निकली हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम मिल सकता है? बहन, यहाँ तो सारे लड़के ही काम करते हैं। खाना बनाने का काम इन्हीं की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ कोई महिला काम नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। भैया, वो शांति दीदी ने जो ठेला लगाया है वो कुछ दिनों से बीमार हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि कोई रोटी बनाने वाली हो तो मैं उन्हें बता दूं। अगर वो वहाँ लग जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तू इन्हें उनसे मिलवा दे। जाओ बहन, इसके साथ चली जाओ, ये तुम्हें शांति से मिलवा देगा। बड़ी भली है शांति स्वभाव की, वो तुम्हें काम पर रख लेगी। ठीक है भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी। होटल का नौकर कमला को शांति के पास ले जाता है। देखो बहन, ठेला तो बहुत मन से खोला था मैंने, पर क्या करूं, तबीयत खराब के कारण बहुत समय से काम बंद पड़ा है। कर्ज वाले कर्जा मांग रहे हैं, पर मैं पूरा दिन ठेला नहीं लगा सकती। तुम कुछ अच्छा बनाना जानती हो तो तुम वो ठेले पर बेचना शुरू कर दो। जितनी कमाई होगी उसमें से थोड़ा हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगी।
अगर आप कहो तो मैं बैंगन का भरता और तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बना सकती हूँ। गांव में मेरे हाथ के बैंगन के भरते की सब बहुत तारीफ करते थे। यहाँ भी सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये बात तो तुमने अच्छी कही। बैंगन का भरता साथ में तंदूरी रोटी और रायता, सब कुछ लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। एक काम करो, तुम कल से यही शुरू कर दो। ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुसीबत की घड़ी में आपने मेरी इतनी मदद की। बस अब तुम्हें मेहनत करनी है। खूब मेहनत से काम करो ताकि हमारी अच्छी कमाई हो सके। कमला शांति से बात करके घर आ जाती है। अगले कुछ दिनों तक वो रोजाना ही सुबह शांति के पास चली जाती और वहाँ पर खूब मेहनत से बैंगन का भरता और तंदूरी रोटी बनाती, साथ में बूंदी का रायता। सब लोगों को इन तीनों चीजों का स्वाद बहुत पसंद आ रहा था। धीरे धीरे शांति के ठेले पर ग्राहक आने लगे। ये देखकर शांति बहुत खुश थी। उसे पता था कि कमला अगर है तो उसकी कमाई है, क्योंकि उसके हाथों में वो स्वाद नहीं था जो कमला के हाथों में था। कुछ दिनों बाद कमला ने एक कमरा किराए पर ले लिया। रतन भैया, आपने हमारा बहुत साथ दिया। मुझे किराए का कमरा मिल गया है, इसलिए अब हम वहीं रहेंगे। मदन का ख्याल रखना भाभी, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिया करना है। रतन, तूने इतने दिन साथ निभाया, क्या ये कम है? चिंता मत कर, ठीक होते ही तुझसे मिलूंगा। मदन और रतन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कमला किराए का घर लेने के बाद फिर से बच्चों को एक स्कूल में डाल देती है ताकि बच्चों की आगे की पढ़ाई हो सके। कुछ दिनों में मदन की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। तुम पूरा दिन ठेले पर मेहनत करती हो। रतन बता रहा था एक कारखाने में नौकर की जरूरत है, महीने के 8,000 रुपए मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं भी वहाँ काम करने लग जाऊँ। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो अपने बच्चों को वो खुशी दे सकेंगे जिसके लिए वो आज तक तरसते रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, हम दोनों खूब मेहनत करेंगे। तुम्हें पता है बैंगन का भरता तंदूरी रोटी की स्पेशल थाली कितनी मशहूर हो गई है। शांति दीदी का मन है कि अब हम एक होटल खोल लें। बहुत सपना देख रही है वो भी। बस ईश्वर करे हमारा ये सपना जल्दी पूरा हो जाए। तभी शांति भी आ जाती है। समझो तुमने ईश्वर से मांगा और सपना पूरा हो गया। अभी अभी होटल के लिए बात करके आ रही हूँ। 15,000 रुपए किराए का होटल मिला है। अब हम दोनों को खूब मेहनत करनी है। अरे भाई, अब होटल में काम करने जा रहे हैं तो मुंह मीठा तो करा। ये लो दीदी, मेरे हाथों से ये गुड़ खाओ। कमला शांति के गले लग जाती है। शांति भी सचमुच बहुत अच्छे स्वभाव की थी। कमला के हाथ के बने बैंगन के भरते को खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। गरीब की मेहनत रंग लाई। मदन और कमला अब दोनों मिलकर अपने घर के लिए खूब मेहनत से काम करते ताकि वो अपने बच्चों को वो सारी खुशियां दे सके जिसका वो कभी सपना देखा करते थे। भौमिक और प्रज्ञा की शादी को बस कुछ ही दिन रह गए थे। प्रज्ञा ने कहीं सुना था कि ससुराल वालों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है, इसलिए उसने कुकिंग क्लासेस लेने का फैसला किया। अरे प्रज्ञा बहू, सुना है तुमने कुकिंग क्लासेस जाना शुरू कर दिया है? जी माँ जी, सोचा आप लोगों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत होशियार है। चल, अब जब तू आ जाएगी ना तो हम सबको अपने हाथ का अच्छा अच्छा खाना खिलाना। बस अब जल्दी से दुल्हन बनकर घर आ जा बहू। हम सब तेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी, बस कुछ दिन और। कुछ दिनों बाद हर बहू की तरह प्रज्ञा भी कई तरह के सपने संजोए अपने ससुराल आती है। साथ ही वो अपने साथ अपनी पहली रसोई का मेन्यू भी बनाकर लाई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि उसे क्या क्या बनाना है। अरे प्रज्ञा, ये क्या है? मैं पहली रसोई में क्या क्या बनाऊंगी उसका मेन्यू है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं जरा। मेरी बीवी क्या बना रही है खास? शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, मिक्स वेज, बूंदी रायता और पूरी। वाह वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। बस थोड़ा सा इंतजार, मैं अभी रसोई में जाकर झट से सब कुछ बना दूंगी। प्रज्ञा जैसे ही रसोई में पहुंची तो रसोई में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी ही नहीं। माँ जी, फ्रिज में तो टमाटर है ही नहीं। बहू, तुझे पता भी है टमाटर 200 रुपए किलो चल रहे हैं, इसलिए मैं तो लाती ही नहीं। रुक, मैं अभी पड़ोसन से मांग कर लाती हूँ। आधा टमाटर तो वो दे ही देगी। आधा टमाटर? लेकिन मैं जो बनाने जा रही हूँ उसमें तो कम से कम 8-10 टमाटर लगेंगे। 8-10? बहू तू रहने दे, तू बिना टमाटर के ही सब्जी बना ले। लेकिन माँ जी, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, इन सब में तो टमाटर डलेगा तभी स्वाद आएगा। अरे तू चिंता ना कर, प्याज ज्यादा डालकर ही तू सब्जी बना देना, हम सब खुशी खुशी खा लेंगे। बेचारी बहू का बड़ा मन था सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाने का, लेकिन बिना टमाटर के तो उसके अरमान धरे के धरे ही रह गए।
वो बिना टमाटर की सारी सब्जियां बनाने लगी और 2 घंटे बाद वो सबके लिए टेबल पर खाना परोसती है। प्रज्ञा, जब तुम खाने का नाम ले रही थी ना, तो मेरे मुंह में तो पानी आ गया था, लेकिन अब ये खाना इतना मजेदार नहीं लग रहा। सही कहा बेटा, मैंने भी सोचा था कि आज कुछ अच्छा खाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वो पापा जी, रसोई में आधी चीजें थी नहीं और टमाटर वो तो थे ही नहीं। ऐसी बात नहीं है बहू, बिना टमाटर के भी अच्छी सब्जी बन जाती है। अच्छा चल, अब कोई बात नहीं, तू कल अच्छी सब्जी बना लेना। बेचारी प्रज्ञा ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया था। इसलिए अगले दिन जब उसके ससुर सब्जी लेने जा रहे थे तो प्रज्ञा ने उनसे कहा, पापा जी थोड़ा टमाटर भी लेते आइएगा। अच्छा ठीक है बहू, मैं ले आऊंगा। है ससुर के जाते ही प्रज्ञा ने मटर पनीर की सब्जी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब आज तो मैं अपनी बनाई हुई सब्जी से सबका दिल जीत ही लूंगी। कुछ देर बाद जब उसके ससुर जी बाजार से आए, पापा जी आप जल्दी से टमाटर दे दीजिए, मैं सब्जी बना लेती हूँ। बहू, टमाटर तो बहुत महंगे हैं, इसलिए मैं ला ही नहीं पाया। मैं तो पहले ही कह रही थी कि टमाटर महंगे हैं, लेकिन अब बिना टमाटर के मैं भला सब्जी बनाऊं कैसे? अरे बेटा, प्याज और अदरक लहसुन डालकर बना ले, हम सब खा लेंगे। लेकिन माँ जी, ऐसी सब्जी किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। अब तुम लोग देख लो कैसे बनानी है, हम तो सब खा ही लेते हैं। प्रज्ञा ने मटर पनीर की सब्जी तो बना दी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि वो किसी को भी पसंद नहीं आएगी, और आखिर हुआ भी वही। इस मटर पनीर में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। वही तो बेटा, वो तो मैंने कहा ही था कि टमाटर के बिना सब्जी अच्छी बनेगी ही नहीं। बहू, अब तुम कल कोई ऐसी सब्जी बनाना कि उसमें स्वाद भी हो और टमाटर भी ना डले। इन सबको टमाटर भी नहीं लाना और सब्जी भी स्वादिष्ट चाहिए। बिना टमाटर की सब्जी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता, जिस वजह से हर कोई बेचारी प्रज्ञा के खाने में नुक्से निकालता। लेकिन अगले दिन प्रज्ञा फिर शाही पनीर बनाती है, जिसे खाकर सब अपनी उंगलियां ही चाटते रहते हैं। सच में बेटा, वाह बहू वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया भाई। सच में बहू, आज तो सब्जी खाने में मजा ही आ गया। आखिर ऐसा कौन सा जादू डाला है तुमने इसमें? कुछ नहीं सासू माँ, बस 200 रुपए किलो के टमाटर डाले हैं। अब टमाटर की वजह से सबको खाना इतना पसंद आया है, तो अब से मैं कल से ऐसा खाना ही बनाऊंगी। हे राम, 200 रुपए के टमाटर! बहू, तू वैसे बिना टमाटर के भी बहुत ही अच्छी सब्जी बनाती है, क्यों जी? हाँ बहू, और वैसे भी ये खाना थोड़ा भारी हो जाता है। तू अगर हमारे लिए हल्का ही बनाएगी तो हम तो वो भी खा लेंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब प्रज्ञा जब भी बिना टमाटर की सब्जी बनाती तो सब खुशी खुशी खा लेते, क्योंकि अब सबको समझ आ गया था कि कमी उसकी सब्जी में नहीं बल्कि बिना टमाटर की सब्जी में है। और अगर खाने में स्वाद चाहिए तो महंगे टमाटर भी लाने ही पड़ेंगे।